स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी के सभी छात्रों के लिए स्टडी IQ एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे आप सभी को पता चलेगा। तो अभी यदि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए। अगर कोई इशू है तो हम उसको शुरुआती दौर में ही सॉल्व कर लेंगे, ताकि आगे का जो पूरा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, सही से चले। और जैसा कि मुझे दिख रहा है, हमारे साथ छात्र जो है जुड़ना चालू हो गए हैं। यदि आप चाहें तो इसको और भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी सुने हम और आप क्या संवाद कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी डायलॉग है जो आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, और अपॉर्चुनिटी खास तौर पे बिहार के छात्रों के लिए। बिहार हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल स्टेट है। बड़े बड़े लोग, महान लोगों ने यहाँ पे जन्म लिया, चाहे वो राजा जनक हों, चाहे गुरु गोविंद जी हों, चाहे बड़े बड़े क्रांतिकारी यहाँ पे रहे, बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे, राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति यहाँ से रहे। तो जो बिहार की जो भूमि है, जो बिहार की जो माटी है, उसमें कुछ बात है। जो इतने बड़े बड़े वीर, इतने बड़े बड़े विद्वान यहाँ से होते रहते हैं। ये बहुत बड़े साम्राज्य यहाँ पे बने हैं, स्थापित हुए हैं, चाहे चंद्रगुप्त हों, चाहे अशोक हों, चाहे बड़े बड़े विद्वान जैसे आर्यभट्ट। तो आप सभी लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जितना अच्छा लग रहा है, उसके साथ एक उम्मीदें भी आप लोगों के साथ उतनी ही हैं हमारी। हम चाहते हैं बिहार का हर एक एस्पिरेशनल स्टूडेंट, हर एक डिजर्विंग स्टूडेंट अपनी और अपने सपनों को लेके जो भी उसने ख्वाब देखे हैं, उनको जरूर साकार करे। तो श्रीकांत, आपका स्वागत है। शिव कुमार, आपका स्वागत है। तो इसी के साथ आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो उपलक्ष्य है, ये बीपीएससी की प्रिपरेशन को लेके है। तो जब हम बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी चुनौतियों को हम फेस करते हैं। तो ऐसी जो चुनौतियां हैं, हम और आप जानते हैं, स्टूडेंट्स जानते हैं, जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, उन्होंने स्टूडेंट के स्ट्रगल को बहुत ही पास से देखा हुआ है। स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे इश्यूज फेस करते हैं। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज पे बात करने के लिए मैं पीयूष को बुलाना चाहूँगा। पीयूष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं पीयूष आप? सही हूँ सर। और पीयूष जी हमारे बिहार से ही हैं। पीयूष जी कहाँ से हैं आप? बिहार मैं से? पटना से आता हूँ। पटना से आते हैं। तो पीयूष, हम जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स जो है जब शुरुआती दौर में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने साइड में क्या है कि इस एग्ज़ाम को बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। पहले ही बच्चे इतना डरे हुए होते हैं कि मैं क्या अपीयर करने जा रहा हूँ, ये मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी डर में वो शायद ठीक से स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो कितना हमारा टैलेंट तो सिर्फ ऐसे ही बर्बाद हो जा रहा है कि वो सही समय पे शुरुआत ही ना कर पाए। कुछ ने शुरुआत किया, अब ये एग्ज़ाम का नेचर ही थोड़ा टफ है, तो उनको लगता है कि हाँ, सही कहते आ रहे थे लोग कि ये तो बड़ा टफ एग्ज़ाम है, अब मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने शुरुआत किया, बीच में ही छोड़ दिया। अब किसी ने और भी परसिस्ट कर लिया, तो गलती से आपको उनका प्रिलिमिनरी में नहीं हुआ, तो उन्हें लगता है कि यार सही कहते थे लोग कि देखो मैंने इतना पढ़ाई किया फिर भी मेरा एग्ज़ाम में नहीं हुआ। तो फिर वो हताश हो जाते हैं कि मैं अब अगले बार नहीं दूंगा। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आपको शुरुआत के लेवल में ही आ जाते हैं। अभी तो आपने अंदर ठीक से गया भी नहीं है, आप अंदर गए भी नहीं है, एंड स्टिल आपको इतने सारे प्रॉब्लम आ गए। तो मुझे लगता है सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो यही है। थैंक यू पीयूष सर, आपसे और भी बात करेंगे। तो दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपने देखा कि तैयारी कब शुरू करनी है, अभिमन्यु की तरह आप तैयारी में घुस तो गए हो, अब आपकी एंट्री हो गई है, आपको एग्जिट नहीं पता चल रहा है। तैयारी करें या ना करें, फैमिली कुछ और बोल रही है, दोस्त कुछ और बोल रहे हैं। तो ये जो आपके ऐसे सवाल हैं, इनका जवाब कौन देगा? ये जो ऐसे प्रश्न हैं जो आपको परेशान करते हैं, इसके सोल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों, ऐसे सभी सवालों का जवाब जो है आपको
हमारे पीयूष सर जैसे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ देंगे। इन सवालों का जवाब जो है आपको स्टडी आईक्यू देगा। तो पीयूष सर, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए थैंक यू। आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से बच्चों से मिलेंगे। हाय अर्चना, शिव कुमार मुजफ्फरपुर से हैं आप, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ के साथ हमें बताते रहिए, ताकि हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को ले सकें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा विकास सर को। विकास सर हमारे यहाँ पे कंटेंट देखते हैं, और विकास सर एक बहुत ही प्रतिभावान, मतलब मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ हैं। इनके साथ बात करके जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो विकास सर, इससे पहले आप स्टार्ट करें, इतना तो मैं श्योर हूँ कि बच्चे जो आपका डायलॉग है वो स्टार्ट करना बहुत पसंद करेंगे उस चीज़ को। तो जैसा कि पीयूष जी बता रहे थे जी कि स्टार्टिंग के फेज में ही दिक्कत आ रही है, इस एग्जामिनेशन में एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। एक बारी एंट्री आपने ले ली है तो क्या एग्जिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने भी देखा होगा साथ के साथ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनका पूरा का पूरा जो लाइफ है एक अच्छा खासा हिस्सा लग जाता है। बिल्कुल। तो विकास सर, इन चीज़ों के अलावा, इन चीज़ों से हट के आपको क्या लगता है कि कौन सी एक बड़ी प्रॉब्लम या इश्यूज आपने जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा हो स्टूडेंट्स फेस करते हैं? बिल्कुल। मैं दो तीन चीज़ों की बात इस पे ज़रूर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि जैसा आपने कहा कि एक जो वीसीएस सर्कल, जिसे दुष्चक्र कहते हैं हिंदी में, बच्चा तैयारी के दुष्चक्र में फंस जाता है। और फंसना हम तब कहेंगे जब वो पूरी तरीके से खुद को एनालाइज नहीं कर पाता है कि उसकी एबिलिटीज़ कैसी हैं क्या नहीं है। देखिए, कई बार समाज निर्धारित कर देता है कि ये तैयारी अच्छी है, ये एग्ज़ाम बढ़िया है, ये सारी चीज़ें। हम खुद को बिना एनालाइज किए हम युद्ध में उतर जाते हैं। मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई भी परीक्षा टफ है या कोई भी एग्ज़ाम टफ है। जो चीज़ सबसे अलग हमें बनाती है या एग्ज़ाम को लेकर हमारा नज़रिया बताती है कि हम किस प्लान के साथ आए हैं। हमारा जो प्लान, जैसे अभी आपने अभिमन्यु का जिक्र किया, अभिमन्यु उस चक्कर में घुस तो गए, लेकिन उसके बाद का फाइनल प्लान उन्होंने नहीं कर रखा था। तो हमें ये अभिमन्यु से बहुत बड़ी सीख लेनी पड़ेगी। और वहीं पे अगर हम बात करें कि ये कोई बात कहने वाली नहीं रह गई है कि हमारे पास अर्जुन और एकलव्य के उदाहरण नहीं है, ठीक है। दोनों उदाहरण भी हमारे पास है कि अगर हमारे पास गाइडेड मेंटरशिप है, चीज़ें हमारे पास क्लियर है, तो हम एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो सर, मुझे लगता है कि खुद को एनालाइज करके हमें आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम शुरुआत किस संस्थान से करते हैं, किस तरह की किताबों से करते हैं, इन सब का असर पड़ता है सर। हम एक, जिसे कहते हैं ना कि कभी भी कोई किसी खजाने की तरफ अगर बढ़ना चाहते हो तो हम हर वो रास्ता देखते हैं कि जहां से हम वहां पहुंच सकें। तो हमें हर आयाम को खुद से भी देखना पड़ेगा। एज अ एस्पिरेंट मैं बता रहा हूँ, बाकी सारी चीजें तो स्टडी आईक्यू की तरफ से आपको डिलीवर्स में मिलेंगी और सब लोग बताएंगे भी, पर एन एस्पिरेंट हमको इन सारे आयामों पे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन्हें सर। ठीक है, थैंक यू विकास सर इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। तो साथियों, विकास सर ने दो चीज़ों के बारे में बताया था। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम या हमारा जो मकसद है, जो लक्ष्य है, यदि कोई अभिमन्यु है तो उसे अभिमन्यु से अर्जुन बनाना है। और अर्जुन को जो चीज़ अर्जुन बनाती थी वो उसके गुरु थे, द्रोणाचार्य जी थे। वो कहानी आप सभी ने सुनी होगी। जब पंछी की आँख पे निशाना लगाने की बात आई, द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो जितने पांचों पांडव थे सभी ने कुछ ना कुछ कहा, मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। अर्जुन इकलौते व्यक्ति थे उन पांच पांडवों में से जिन्होंने कहा मुझे तो केवल और केवल इस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो जो दोस्तों आज के समय में जो डिस्ट्रैक्शन है, उस चीज़ से आपको हटा के आपके अपने विजन पे, आपके अपने फोकस पे कौन लेके आएगा? तो ये लाने वाले हमारी फैकल्टीज़ हैं, ये लाने वाले जो मोटिवेटर्स हैं, जो मेंटर्स के फॉर्म में आए हैं, वो लोग हैं। और इसी में विकास सर ने एक इम्पॉर्टेंट बात करी थी, उन्होंने समाज की बात करी थी। बिहार है, इतना गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, आप सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं, हम सभी इससे प्रेरणा लेते हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन आज के समय में जो स्थिति है टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, स्पेशली एडुकेशन को लेके, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो एक अफोर्डेबल एडुकेशन पाना, एक एक्सेसिबल एडुकेशन पाना खुद में ही एक चैलेंज हो जाता है। इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए स्टडी आईक्यू टाइम टू टाइम कोर्सेस लेके आता रहता है। अब दोस्तों, इसके बाद जो व्यक्तित्व से, जिस पर्सनालिटी से मैं मिला रहा हूँ, वो बच्चों के बहुत ही खास है। और स्टडी आईक्यू में उन्हें एक उपाधि मिली हुई है टीचर ऑफ द मासेस की।
तो बांके बिहारी सर को हम लोग बुलाते हैं और उनसे थोड़ी सी संवाद करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। हेलो सर। हेलो 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 एवरीबॉडी। हाय अर्चना, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगा। तो बांके सर, आप तो स्टूडेंट्स के फेवरेट हो। स्टूडेंट्स मतलब जिस आसानी से आप उनको कॉन्सेप्ट समझा देते हो, आपकी कुछ वीडियोस में देख रहा था। तो बांके सर ने जो है समोसे के दम पे जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन समझा दिया, और इस तरीके से समझाया कि वो आपको कभी भूलेगा ही नहीं। और इन्फ्लेशन नहीं, जीडीपी क्या होता है ये भी बांके सर ने मुझे समोसे के थ्रू समझाया था, और इस तरीके से समझाया था कि वो चीज़ जो है मेरे जहन में जो है बैठ गई है। तो बांके सर, पीयूष जी ने, विकास जी ने स्टूडेंट्स की समस्याओं को फोकस करते हुए कुछ कुछ मुद्दे डिस्कस किए। तो जो आपका टीचिंग में इतना एक्सपीरियंस रहा है और आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो उन छात्रों को देख के, इस क्षेत्र को देख के आपको क्या लगता है कि क्या मेजर इश्यूज हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं? राहुल सर, एक समस्या तो ये है कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं या स्टडी मटेरियल है उसकी कमी एक समस्या होती थी कि लोगों को मिलता नहीं था। अब दरभंगा में नहीं मिल रहा है तो पटना जाओ, पटना में नहीं मिला तो दिल्ली में कोई फ्रेंड है उसको फ़ोन करो क्या मिल जाए। आजकल सिचुएशन उल्टा हो गया है। आजकल स्टडी मटेरियल की अधिकता जो है वो समस्या है। आप कहीं भी कोई भी टेलीग्राम चैनल खोल लो, इंटरनेट खोल लो, कहीं भी आपको हर जगह हर गली कूची में आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा। हार्ड कॉपी मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आपका दिमाग जो है एकदम भर जाएगा कि यार क्या पढ़ा जाए। तो यहाँ पर जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको एक ऐसा स्टडी मटेरियल मिले कि आपको पता हो कि हाँ भाई, भले ही 100% इसमें नहीं है लेकिन 80% तो यहाँ से मेरा मिल जाएगा। तो एक वैसा चीज़ जहाँ जिसको कि आप एक फाउंडेशन बना सकें और आपका ट्रस्ट हो, तो ये रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये इसकी कमी जो है लोगों को, खास करके शुरुआत के 1 साल 2 साल लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। जब तक पता चलता है तब तक तो समय निकल जाता है। थैंक यू बांके सर, प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के लिए। आपसे फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। श्योर। तो दोस्तों, पहली समस्या तो ये है कि कुछ लोगों को कंटेंट मिल ही नहीं पाता है, और दूसरी समस्या ये है जब कंटेंट मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है, आपको पता ही नहीं चलता है उसमें से पढ़ें या ना पढ़ें, सिलेक्टिव स्टडी कैसे करें, या जो कंटेंट आपको मिल रहा है आप क्या श्योर हो एग्जामिनेशन से अलाइंड है। ये चीज़ पता करने के लिए यदि आप खुद से इस चीज़ को पता करने जाएंगे, हो सकता है कि आपको बहुत समय लग जाए। तो कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बांके बिहारी सर जैसे एक्सपर्ट जो हैं बड़ी आसानी से आपको बता सकते हैं। बांके बिहारी सर के साथ कुछ दिन पहले ही हमने जो है बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च करे थे, जिसमें पवन सर ने जो है उसका ओरिएंटेशन लिया था। और जो लाइव क्लासेस थी, जो बच्चों ने जो उसका फीडबैक दिया था, वो फीडबैक बहुत ही लाजवाब रहा था। फीडबैक ऐसा था कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो एग्जामिनेशन की नीड है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो रही थी। तो इसी कड़ी में जो हमारे अगले गेस्ट हैं, जो अगले मेहमान हैं, वो पवन पांडे सर हैं। पवन पांडे सर प्लीज़ आ जाइए। थैंक यू राहुल। थैंक यू पवन सर। तो पवन सर, स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं आपके हिसाब से, जो आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, एक ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है? सर, जैसे कि मैं बिहार से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, बट जो है मैं पटना और आरा, बिहार के ऐसे कई ज़िले हैं जहाँ पर मैं टीच कर चुका हूँ, और आज से नहीं सर 2018 से कर चुका हूँ। वहाँ पे मैं बच्चों को देखा कि उनके अंदर मेहनत करने की कमी नहीं है, इतना लगनशील और इतने मेहनती हैं, लेकिन वो मेहनत जो है किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये उनको प्रॉपर आइडिया नहीं है। कि इतना ज़्यादा मेहनत करने में लगते हैं कि उनका मेहनत जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और इसकी सबसे ज़्यादा उनके अंदर कमी है। और यही चीज़ अगर उनको मिल जाए तो उनको जो है नंबर 1 आने पे कोई नहीं रोक सकता है। हम कह सकते हैं किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि उनको आगे बढ़ने से रोक सके।
तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेहनती तो हैं, लेकिन ये वो मेहनत किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये नहीं मालूम है, क्योंकि या तो उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। अगर उनको गाइडेंस अगर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके पास मटेरियल इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनमें से क्या चूज करे क्या ना करे, या तो उनके पास मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, या तो इकोनॉमिक रूप से अगर वो कमज़ोर हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मार्ग में क्या एक प्रकार के बैरियर बन जाते हैं, लेकिन मेहनत की कमी नहीं है। अगर हम इन्हीं बच्चों पर मेहनत कर दें, 100% रिजल्ट लाएंगे। और उसके लिए हमारी टीम यानी हम लोग जो है स्टडी IQ हमेशा जो है इनके साथ ऐसे बच्चों के लिए खड़ा रहेगा। थैंक यू पवन सर इस बात को डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों संस्कृत में कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, जब तक आप उद्यम नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। तो इसी में जो आगे है वो ये है कि जो हिरण है वो सिंह के मुंह में जो है खुद से ही प्रवेश नहीं करता है। आपको मेहनत, आपको प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन ये मेहनत और प्रयास जो है ये आपका एक स्ट्रेटेजिक वे में होना चाहिए, एक प्लान्ड वे में होना चाहिए। यदि आप मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर लेके, मॉडर्न हिस्ट्री की किताब लेके आप पढ़ने लगे, आप दिन ब दिन वही पढ़ रहे हो, तो इससे ये चीज़ होती है कि जो आपका बाकी सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं होता है। हो सकता है आप 12 घंटे दे रहे हो सकता है आप 18 घंटे दे रहे हो, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक वे में, वो एक प्लान्ड वे में आप नहीं दे रहे हो। और स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेल करने का ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जो उनकी स्टडी होती है वो डाइवर्सिफाइड नहीं होती है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग या एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जो कमरे से भी नहीं निकलते होंगे, प्रिपरेशन टाइम में अपने रिलेटिव्स, अपने घर सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, उनकी जिस शिद्दत के साथ वो मेहनत करते हैं उसमें कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिलता है। और ये रिज़ल्ट नहीं मिलने का जो एक कारण होता है, जो मेहनत की जा रही है सही जगह पे और सही ढंग से नहीं करी जा रही है। मेहनत के बाद एक फैक्टर जो आजकल विद्यार्थियों में, छात्रों में बहुत ज़्यादा जिस पे डिस्कशन होता है वो ये होता है कि जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो लक बेस्ड बन गए हैं कि आपकी किस्मत है तो आप क्वालिफाई करोगे, आपकी किस्मत है तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है, एग्जामिनेशन का जो नेचर है बहुत ही डायनामिक हो गया है, पेपर्स चेंज हो जाते हैं, पेपर के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, लेकिन किस्मत आपकी बाद में आएगी। जो चीज़ आपको पार लगाएगी वो आपकी मेहनत है, और मेहनत जो है एक प्लान्ड वे में होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजिक वे में होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके बाद आगे डिस्कशन करने के लिए जो मेरे साथ हैं, मेरे बहुत ही पसंदीदा दोस्त, मेरे खास मित्र रजत गोयल सर हैं। तो रजत गोयल सर को बुला लेते हैं। हेलो सर। और रजत सर की बातें भी उतनी प्यारी होती हैं जितनी प्यारी इनकी मुस्कान है। तो रजत सर जी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो रजत सर आपका जो इतना एक्सपीरियंस रहा है, आपने हज़ारों छात्रों को, आपने और आपकी टीम ने जो है मेंटरिंग प्रोवाइड करी है, तो आपको क्या लगता है वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं, जो उनकी एक प्रॉब्लम रहती है, वो कौन सी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको लगती है बहुत मेजर है? बिल्कुल, जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि मेहनती हैं बच्चे, मेहनत के साथ साथ उनको ना एक गाइडेंस इन द सेंस कि उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, उनको डायरेक्शन नहीं मिलती। डायरेक्शन में हम सबसे पहले बात आती है उनको एग्ज़ाम की नीड ही समझ में नहीं आती कि एग्ज़ाम आपसे पूछना क्या चाहता है। देखिए प्रिपरेशन सब करते हैं, बट कुछ ही बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिमेनिंग बच्चे उन्होंने मेहनत नहीं की थी, मेहनत उन्होंने भी की थी, बट उनकी डायरेक्शन सही नहीं रही होगी शायद। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेंटोर है उनका, तो मेंटोर ये जितने भी चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे सबसे पहले हुआ डायरेक्शन कि उनको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसमें उनकी मदद करता है। सबसे पहले एग्जामिनेशन को समझाते हैं कि एग्जामिनेशन की नीड क्या है, आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो उसके अकॉर्डिंग ही करनी है। दूसरी समस्या टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट में आप देखेंगे बच्चे सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं या उन पे लिमिटेड टाइम है, तो वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते अपने टाइम को कि कितना टाइम मुझे किस पार्ट को देना चाहिए, कब देना चाहिए। जैसे मेंस के कुछ अगर सब्जेक्ट हैं उनको आपको इनिशियली में कवर करना चाहिए, तो कुछ बच्चे प्रीलिम्स के टाइम पे कर लेते हैं। तो इस तरीके का वो चैलेंज फेस करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे। फिर एक जो
बड़ी समस्या है वो आंसर राइटिंग की है कि बच्चे जो आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से जैसे आप मेंस एग्जामिनेशन देखेंगे वो उसमें आंसर राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो उसकी समस्या को हम स्टार्टिंग से ही रिजोल्व करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि आपको कैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से करनी है और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है इसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आता है। देखिए जब इंटरव्यू में बच्चा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो 1 या 2 दिन में इम्प्रूव हो जाएगी। उसके लिए भी आपको कंटिन्यूसली आज ही से अभी से काम करते रहना होगा। उसके लिए भी आपको एक डायरेक्शन चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, और वो डायरेक्शन वो जिसमें आपसे बीपीएससी एक्सपेक्ट कर रहा है। तो उसमें भी हम बच्चों को बताते हैं कि आपको ये चीज़ आज ही से स्टार्ट करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करनी है। और इसमें जो एक मेंटोर है जो रजत, इस पे आएंगे हम, सारे के सारे जो चीज़ें आप बता रहे हो सारी चीज़ों पे आएंगे। तो रजत, इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए जो है बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, तो रजत ने जो बात करी है, जो मुझे जो लगा उनकी बातों को सुन के, वो ये चीज़ है कि देखिए एकेडमिक चीज़ तो कोई भी पढ़ लेगा। यदि आप एक सिंपल सा सेंटेंस, भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी दिल्ली है, यदि आप ये कॉम्प्रिहेंड कर ले जा रहे हैं और ये चीज़ आप लिख ले जा रहे हैं, तो यकीन मानिए जो बीपीएससी का सिलेबस है या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिलेबस है, आप उसको पढ़ने में जो है सक्षम हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं और आप ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ रजत ने हिंट किया था, वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं, वो नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गया। ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कई बारी एकेडमिक फैक्टर से ज़्यादा हावी हो जाते हैं आप पे। अब आप डीमोटिवेटेड हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति इससे झेल रहा होता है, जो व्यक्ति इससे जूझ रहा होता है, कई बारी उसे भी नहीं पता होता है कि वो डिप्रेशन में है, वो स्ट्रेस में है, उसका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है। तो ये एक गाइडेंस की चीज़ होती है जो आपको दूसरा व्यक्ति, जो आपको ऐसा मान लीजिए कहीं दूर से देख रहा है, वो आपको बता सकता है, समझा सकता है, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, आपके साथ ये चीज़ गलत हो रही है। और जो नॉन एकेडमिक फैक्टर्स रहते हैं, ये कई बारी जो है इनको इग्नोर कर दिया जाता है। आप पढ़ते रहो, आप एकेडमिक चीज़ों को करते रहो, आप पॉलिटी पढ़ते रहिए, हिस्ट्री पढ़ते रहिए, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आप पेपर में बैठ रहे हो, आपने पूरा 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, अब आप पेपर में बैठ रहे हो, पेपर में जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसके जितने भी ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शंस गोल गोल घूमने लगते हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने कभी पढ़ाई नहीं करी है, आपका प्रॉब्लम स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आपने कभी अपने आप को एनालाइज नहीं किया कि मुझे ऐसे सिचुएशन में बैठ के क्या होता है। आपने कभी एग्जामिनेशन के हिसाब से, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उनके पेपर लगाए नहीं। आपने कभी अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं किया, आपने कभी अपने टेम्परामेंट पे वर्क नहीं किया। तो जो बेसिक फैक्टर आता है, प्रैक्टिस मैचेस में तो आप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जब आप मेन इवेंट पे जाते हो आप फ्लॉप कर जाते हो। और ये चीज़ आपने पाया होगा आपके साथ भी, और आपके कई ऐसे दोस्त हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझे होंगे, जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। आप एग्जामिनेशन में जब जिस दिन बैठ रहे हो, जो इम्पॉर्टेंट डे है, 365 दिन आपने पूरी तैयारी करी, बट जो एक जजमेंट वाला डे है, जिस दिन निर्णय होना है, उस दिन आप फ्लॉप कर जाते हो। और यदि आप इस मेन डे पे फ्लॉप कर रहे हो, सबसे महत्वपूर्ण दिन पे फ्लॉप कर रहे हो, तो यकीन मानिए जो आपकी सालों साल की मेहनत है वो चली जाएगी। और ये कुछ ऐसी चीज़ है जो 1 या 2 दिन में आप इस पे काम नहीं कर सकते हो, चाहे आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपका टेम्परामेंट हो, चाहे एंजाइटी मैनेजमेंट हो, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो। ये एक थ्रू आउट ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव एफर्ट मांगती है आपके एंड पे। और यदि कोई एक्सपीरियंस है, चाहे आपके घर में आपके पेरेंट्स हो जाएं, चाहे आपके फ्रेंड्स हो जाएं, या कोई एक्सपीरियंस एस्पिरेंट हो जाए जो आपको बता सके स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं, एंजाइटी कैसे मैनेज करते हैं। तो साथियों, एक मोटे तौर पे जो इश्यूज आप फेस करते हो, हमने एक्सपर्ट्स के थ्रू उन चीज़ों को डिस्कस करने का कोशिश करी है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, एकेडमिक भी है, नॉन एकेडमिक भी है, और जो हमसे लोग जुड़े हैं मेन सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ के तो हैं ही, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से भी हैं।
कहीं पे बात आई कि कंटेंट नहीं है, कहीं पे बात आई कंटेंट की ओवरलोडिंग हो रही है। और एक चीज़ जो और फैक्टर प्ले करती है वो होती है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो होता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इच्छा तो है, एस्पिरेशन तो है, सपने तो हैं, ख्वाब तो है, बट जो इकोनॉमिक सिचुएशन है घर की, फैमिली की, वो इजाज़त नहीं देती है तैयारी करने की। तो दोस्तों इन सब का सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इन सब का सोल्यूशन जो है आपके सामने है, बीपीएससी के लिए स्टडी आईक्यू का फाउंडेशन कोर्स। तो बीपीएससी के स्टडी आईक्यू के फाउंडेशन कोर्स के ऊपर अब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, और इसके लिए जो है मैं फिर से बुलाना चाहूँगा पीयूष सर को। पीयूष सर प्लीज़ आ जाइए। तो पीयूष वंस अगेन वेलकम। तो पीयूष जो है डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट लेते हैं, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इनकी पकड़ है। तो पीयूष ये जो फाउंडेशन कोर्स है, इसका नाम फाउंडेशन क्यों रखा जाता है? लाइक व्हाई इट इज फाउंडेशन? इसको कुछ और क्यों नहीं बोलते? मैं बताता हूँ सर कि देखिए, इस एग्जामिनेशन की बहुत बच्चे तैयारी करते हैं लेकिन निकलते बस कुछ है। अंतर क्या होता है दोनों में? अंतर होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता क्या है? ये होता है कि आपका अगर हर सब्जेक्ट पे शुरू से फाउंडेशन बना हुआ है। फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? आपका बेसिक जो ग्राउंडिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप धीरे धीरे उस पर नया ऊपर का आप फ्लोर्स बनाते हो, और इसको हम क्या कहते हैं? इसमें आपको बोलते हैं प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, आपको आंसर राइटिंग। ये फ्लोर्स है जो कि हमारे फाउंडेशन, जो कि समझ है, उस पर हम बनाते हैं। इसीलिए हमने इसका नाम फाउंडेशन कोर्स दिया कि अगर आपको हम शुरू से हर चीज़ों को सही से समझा देंगे तो फिर आपको जो आगे की मेहनत करनी होगी उसमें आपको कहीं भी रुकावट नहीं आएगी। आयती, ये मोटिवेशन केवल इस वीडियो के लिए ही नहीं है, आपके साथ ये थ्रू आउट द आपकी प्रिपरेशन जर्नी में हम चलता रहेगा। चाहे आप हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, फिर भी हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो पीयूष, जैसा आपने बात किया कि फाउंडेशन कोर्स ये रहता है, तो ये फाउंडेशन कोर्स कौन से लोगों को ज्वाइन करना चाहिए? क्या इसको कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, या इस पे कुछ है कि कोई प्री रिक्विजिट है, प्री रिक्वायरमेंट है, ये हो तो तभी ज्वाइन कर सकता है? मैं सर 3 ग्रुप में देखता हूँ स्टूडेंट्स को। एक, वो जो पहली बार आ रहे हैं, वो शायद कॉलेज ग्रेजुएशन अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, और इच्छुक हैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। दूसरे, जिन्होंने ग्रेजुएशन जस्ट क्वालिफाई कर लिया, अब अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसको वो गवर्नमेंट जॉब में देखना चाहते हैं। एंड तीसरा, जो आपको 2-3 बार दे चुके हैं एग्जामिनेशन, लेकिन कुछ गलतियां हो रही है तभी वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उन्हें गलतियां कहाँ हो रही है। तो इन तीनों ग्रुप को अगर आप देखिएगा तो अलग अलग जगह से इनको कहीं ना कहीं से फाउंडेशन या कॉन्सेप्ट की ही ज़रूरत है। अगर आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों को देखिएगा तो उन्हें कुछ पता नहीं होता कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या पढ़ना है। एनसीईआरटी हमने सुना तो है, लेकिन आगे कैसे बढ़े? तो उन्हें वहाँ पे अगर शुरू में गाइडेंस मिल जाए तो वो आपको बार बार रिपीट करने से बच जाएंगे। आपको जो जस्ट आपको आए बच्चे, उनमें ये इच्छा होती है कि मैं फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई कर लूँ। अब अगर फर्स्ट टाइम में आपको क्वालिफाई करना है तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका शुरू से हर महीना आपका ऐसे अकाउंटेबल बीते जिसमें आपने सही तरीके से पढ़ाई की है। एंड जो रिपीट किए, उन्हें तो अपनी गलती पता होती है कि मैं कुछ गलती करते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे वो दिखाए कौन कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो ये हम आपको फाउंडेशन कोर्स में जैसे मेंटरशिप हुआ, और जब हम पढ़ाते हैं तब भी आपको दिख जाता है, अरे ये टॉपिक तो मैंने ठीक से समझा ही नहीं था। तो फिर वहाँ पे आपको उससे फायदा होता है। तो पीयूष, इसको तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है, कोई इशू नहीं है, चाहे वो फर्स्ट टाइमर हो, चाहे एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, और यदि वो नए बच्चे हैं, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, या एग्जामिनेशन में हैं, सबके सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सर इसको सिंपली बोलूँगा कि हर वो बच्चा जो इच्छुक है सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो इसको सीरियसली देख सकता है। तो साथियों, अर्जुन, हाय अर्जुन, कैसे हो आप? अर्जुन ने कमेंट किया है अमेजिंग सेशन। थैंक यू अर्जुन। तो अर्जुन, ये सेशन अमेजिंग है, क्लासेस और भी अमेजिंग होती हैं। तो इसके बाद जो अगले जो हमारे कोर्स के फीचर्स हैं, तो पीयूष उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो पीयूष, 1000 ऑफ लाइव लेक्चर्स, ये क्या चीज़ है? सर मुझे लगता है ये इन सारे में सबसे बेस्ट चीज़ है सर। क्यों? मैं आपको इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। जब हम लोग छोटे थे सर, तो हमेशा अपनी मम्मी को बोलते थे मुझे स्कूल नहीं जाना, कि मुझे वहाँ पे जाना है, मैं घर पे रहना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका स्कूल आपके घर आ जा रहा है। अब आपको घर पे बैठे ही, आपको कहीं जाना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का दिक्कत नहीं है, ना खर्च करना है। आपके घर पे बैठे बैठे आपके लैपटॉप या आपके फ़ोन पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी, और ये सुविधा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
और जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को मनूवर कर पाते हो कि हाँ मैं अब इस क्लास को पढ़ ले रहा हूँ और फिर जब मन कर रहा है तब पढ़ ले रहा हूँ। और फिर लाइव क्लासेस क्या होता है, सबसे बड़ा बात कि आपको इंटरेक्शन करने का मौका देता है। अब जैसे मान लीजिए जैसे अर्जुन ने लिखा अमेजिंग सेशन, तो अब अर्जुन की बातें मैंने सुन के कुछ रिप्लाई किया। वैसे ही मान लीजिए मैं कुछ कोर्स पढ़ा रहा होता तो किसी बच्चे को कुछ डाउट नहीं होता, हो सके उन्हें यही होता कि सर आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, तो वो मुझे बोलते, मैं उसको सुधार लूंगा। तो ये इंटरैक्शन आपको इंक्लूड करता है इस प्रोसेस में कि आप इन्वॉल्व होकर पढ़ाई कर सके, सिर्फ आप एक दर्शक ना बन सके, आप मूवी ना देखें, आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन सके। पीयूष, अगर मेरी क्लास मिस हो गई, क्लास तो लाइव चल रही है, मेरा क्रिकेट मैच मिस हो गया, वो तो मिस हो जाता है, फिर इन क्लासेस का क्या है अगर मिस हो गई फिर? सर इसका भी उपाय है, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कुछ कारण आ जाते हैं कभी कभी लाइफ में, कुछ कारण तो हटाइए, कभी कभी क्या होता है कि कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो क्या होता है कि ये क्लासेस आपको रिकॉर्ड होके भी मिलता है। अब रिकॉर्ड होने का फायदा क्या है आपको कि पहली बात तो आपको यही एश्योरेंस मिला हुआ है कि मैं जो आज पढ़ने जा रहा हूँ या कल जो पढ़ूंगा उसके भी मुझे वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो इसके पास क्या क्या आपके पास एश्योरेंस रहता है, शांति रहता है कि हाँ अगर मेरा कहीं छूट भी गया तो मुझे ऐसा नहीं कि वो क्लास में कंप्लीटली भूल जाऊंगा, फिर आगे का मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके पास ये पूरा एक्नॉलेजमेंट रहता है कि हाँ अब अगर मेरा कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जाके उसको फिर से रिपीट वाले क्लास में जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाते हैं उसमें देख लूँ और फिर अपने समझ को बढ़ा लूँ। तो पीयूष, ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो लाइव की जाती हैं वो वेब और ऐप दोनों पे जाती हैं? जी सर। तो साथियों, जो आपकी लाइव क्लास होगी उसको आप ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो, उसको आप हमारे वेब प्लेटफॉर्म से भी एक्सेस कर सकते हो, और यदि किसी कारणवश आपकी वो क्लास छूट गई है तो आप उसको वेब पे और ऐप पे फिर से जाके देख सकते हो। मैं एक और बात बोलूंगा सर कि आपने सुना होगा कि इसी में पीयूष, मैं एक बात आप बोले उससे पहले मैं एक बात आपसे और पूछूंगा। तो ये कितनी बार देख सकते हैं? जैसे एक बार देख लिया चला गया, कुछ ऐसा है? अनलिमिटेड बात सर, आप जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जब तक आप बोर ना हो जाए पढ़ते पढ़ते तब तक देख सकते हैं आप। मैं एक बात बोलना ये चाहूंगा कि आपने सुना होगा, अगर आप इस प्रोसेस के पार्ट है या बनने वाले पार्ट है, तो रिवीजन के लिए बहुत दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को कि मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूँ, मैंने रिवीजन ठीक से नहीं किया इसीलिए मेरा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। और ये जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, यही आपको ब्रह्मास्त्र है रिवीजन का, कि आपने जो क्लास किया लाइव वो तो खत्म हो गया, अब तो हम लोग आगे मूव ऑन कर चुके हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, लेकिन वो जो क्लास हुआ था वो आपके पास अभी भी है। अब आप मान लीजिए छत पे टहल रहे हैं, कान में अपने ईयरफोन लगा लिया, उसको रिवाइज करने लगे, फिर आपका रिवीजन एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाता है। आप कितनी बार भी उसको आराम से रिवाइज करके अपने कॉन्सेप्ट को अपने अंदर डीप इन्वॉल्व करवा सकते हैं। और फिर अगर कॉन्सेप्ट आपके अंदर चला गया तो वही फाउंडेशन वाली बात है कि एक बार फाउंडेशन क्लियर है आपका तो आप हमेशा सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। थैंक यू पीयूष इस लाइव लेक्चर्स के फीचर्स को हमें समझाने के लिए। तो दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये जो लाइव लेक्चर्स हैं, जो मेरी समझ कहती है या जिस वजह से ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लाइव आप देख सकते हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन जो है चलती रहेगी, होती रहेगी। लेकिन इसकी जो और भी अच्छी बात ये है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आज का जैसा लाइफस्टाइल है, आज की जैसे दौर में हम हैं, क्लासेस भी है, कॉलेज भी है या जॉब भी है, तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो है चीज़ों को अपने हिसाब से पेश कर सकें। अब इसके बाद हम एक दूसरा और महत्वपूर्ण फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, और स्टडी आईक्यू की जो एक रेपुटेशन है कंटेंट को लेके, जो स्टूडेंट्स में जो एक विश्वास है वो अत्यधिक है। और इसका रीज़न और क्रक्स के इस फीचर्स को समझाने के लिए मैं वापस बुलाना चाहूँगा विकास सर को। विकास सर प्लीज़ आ जाइए। थैंक यू सर। तो विकास सर, कंटेंट इज़ किंग, और यहाँ पे क्रक्स और इन सब की बात हो रही है, तो सर ये क्या चीज़ें हैं, कैसे मिलती हैं, कब मिलती हैं, क्या है ये सर? बिल्कुल सर, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम सब जब किसी युद्ध में उतरते हैं तो युद्ध में उतरते समय हमारे पास कौन से अस्त्र या शस्त्र हैं हमारे पास, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और एक और इससे जुड़ी एक लाइन बताता हूँ कि एक हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर कोई आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है ना, तो वो मेहनत बचा के आप कहीं और लगाइए। तो क्रक्स पे आते हुए बताऊँ कि स्टडी आईक्यू में एक बहुत अनुभवी कंटेंट राइटर्स, रिव्यूअर्स और कंटेंट डेवलपर्स की टीम है,
जिनमें से अधिकतर ने इंटरव्यू दे रखा है स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का, तो उनके द्वारा हमने क्यूरेटेड ये क्रक्स बनाए हैं। और इसमें क्या क्या मिलता है मैं ये बता दूं कि एक तो टीचर जो क्लास में आपको पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्रक्स मतलब जो क्लास का जो डिटेल्ड टेक्स्ट रहता है वो आपको क्रक्स के माध्यम से वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। और चूंकि टीचर पढ़ाएंगे तो पीपीटी उसके बाद मिलेगी, लेकिन क्रक्स कोशिश हमारी ये रहती है कि रन टाइम पे हम क्लास के साथ में क्रक्स को प्रोवाइड कराएं सर। तो इन क्रक्स की स्पेशल फीचर क्या है सर? जैसे कि कुछ समय पहले एक बताया जा रहा था कि मार्केट में स्टडी मटेरियल की ओवरलोडिंग है। तो ये जो हम क्रक्स दे रहे हैं, पीपीटी दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, ये किस तरीके से डिफरेंट है? हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं कि कोई भी चीज़ किसी नोट्स को या क्रक्स को स्पेशल बनाता है। क्या बनाता है? एक कि क्या वो नोट से कुछ आपकी जो क्वालिटी है, जो शिक्षा का जो आपने अब तक शिक्षा ग्रहण की, उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? जब तक उस नोट्स में कोई स्पेशल आइडिया, कोई स्पेशल मेंशन, कोई स्पेशल चीज़ हम नहीं आपको दे रहे हैं, आपको कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़, कई बार एक चीज़ कहते हैं ना, क्रम महत्वपूर्ण होता है कि किस क्रम में नोट्स है, क्या उसका कंटेंट का फ्लो कैसा है। और एक और चीज़ है सर कि रामायण बहुत से लोगों ने लिखी, बहुत वर्जन हुए, वो डिबेट अलग बात है, लेकिन अगर हम रामचरितमानस या वाल्मीकि कृत रामायण को याद रख सकते हैं तो निश्चित तौर पे जिसने लिखा है उसकी क्वालिटी के आधार पे भी हम उसको याद रखते हैं कि क्या बेहतर तरीके से लिखी गई। तो जो उसका क्यूरेशन है, जो क्यूरेट की गई है किताब, वो बहुत अनुभवी डेवलपर्स के द्वारा उनके अनुभव के हिसाब से, क्योंकि उन सब ने तमाम मेंस दे रखे हैं और हम लोग की जो टीम है जो रिव्यू करती है वो भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस्ड है, तो उनके थ्रू जो जाता है वो अल्टीमेटली जो आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं ना गागर में सागर। हमारी पूरी कोशिश रहती है, ये बहुत वैसा शब्द है कि मतलब अजीब सा लगता है कि सब बोलते हैं, पर मैं कंटेंट की तरफ से तो ये गारंटी देता हूं कि हमने पूरी कोशिश की है कि जितने बेहतर चीजों को जितने बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सके हमने प्रस्तुत किया है सर। थैंक यू विकास सर, आपको एक बारी मैं फिर बुलाऊंगा Sure. कुछ और फीचर्स पर डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, जो आपकी समस्या थी, या तो कंटेंट नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो जो इसका सोल्यूशन है वो स्टडी IQ के क्रक्स हैं। अब इसके बाद जो ये पूरा कोर्स है हमारा, फाउंडेशन कोर्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है और जिसके लिए स्टूडेंट हमसे खास तौर पे जुड़ते हैं, वो मेंटरशिप है। मेंटरशिप आपकी प्रिपरेशन की जो लर्निंग कर्व है, जो आपकी जर्नी है, उसको शॉर्ट कर देती है। और ये कैसे करती है, इसको बताने के लिए मैं एक बार फिर से सबसे सुंदर मुस्कान वाले रजत सर को बुलाना चाहूँगा। थैंक यू राहुल सर। तो रजत सर, पिछली बार भी आप सॉल्यूशंस दे रहे थे, तो इस बार ही तो आपका सॉल्यूशन ही बताना है। ये 1-to-1 मेंटरशिप जो है, जो बीपीएससी की प्रिपरेशन में जो चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है? जी बिल्कुल। देखिए, जो 1-to-1 मेंटरशिप है, इसमें एक मेंटर होता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, जो कि इस प्रोसेस से कई बार निकल चुके हैं, तो उनको पूरा का पूरा नॉलेज है, नोन है इस प्रोसेस को कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसमें जो मेंटर होते हैं, 1-to-1 मेंटर, स्टूडेंट को स्टार्टिंग से लेके जब तक उनका एग्ज़ाम का प्रोसेस है, फाउंडेशन बैच है, उनके साथ रहते हैं और उनको टाइम टू टाइम हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे कैसे उनको प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें मैं अगर सबसे पहले बात करूं एकेडमिक डाउट्स की, देखिए कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स के जो कुछ रह जाते हैं। वो जैसे बुक पढ़ रहे हैं तो तब भी उनको याद आया, लाइक रात को बुक पढ़ रहे हैं, उनको याद आया कि ये डाउट आ गया है मेरा, ठीक है। फिर उन्होंने हो सकता है कि रिवीजन करते टाइम जो प्रीवियस क्लासेस थी वो किया, उनको फिर कोई डाउट रह गया। तो इसमें जो एकेडमिक डाउट्स हैं उसकी फैसिलिटी प्रॉपर अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट कभी भी मेंटर को डाल सकता है और मेंटर उनके एकेडमिक डाउट को रिजोल्व करेंगे। दैट मीन्स कि स्टूडेंट टाइम टू टाइम जब भी उसका डाउट आ रहा है, मेंटर इज अवेलेबल, उनका तुरंत डाउट रिजोल्व हो रहा है। तो रजत, जब भी मेंटर इज अवेलेबल का क्या मतलब है? इज इट लाइक कोई टाइम बेस्ड है या कोई टॉक टाइम जैसे रहता था, 1 घंटे बाद किया अब खत्म हो गया? तो ये कैसे है? मतलब अवेलेबिलिटी का मतलब समझा दीजिए और क्वांटिटी समझा दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं 1 घंटे का टॉक टाइम है, 1 घंटे आपने अपने मेंटर के साथ बात किया, खत्म है? नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। जो मेंटर की अवेलेबिलिटी है 24/7 इन द सेंस ये है, जैसे आप देखते हैं सब बच्चों का अलग अलग तरीका है पढ़ने का, अलग अलग टाइम है। किसी को सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना सही लगता है, किसी को रात को ही पढ़ना सही लगता है, तो डाउट तो कभी भी आ सकता है। तो बच्चा हमारा एक जो व्हाट्सएप का फीचर है कि वो अपना जो डाउट है, कभी भी दिन के 24 घंटे में कभी भी डाउट आ रहा है तो मेंटर को मैसेज कर दे, और मेंटर जैसे ही दिन होता है उस
डाउट को तुरंत रिजोल्व कर देंगे। फिर जैसे आपने बात की टॉक टाइम की, तो टॉक टाइम की तो ये है कि इसमें अनलिमिटेड टाइम के लिए मेंटर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मेंटोर को आपको बात करने के लिए स्ट्रगल करना है। सिंपली क्या है, जो हमारा नॉर्मल डे होता है मॉर्निंग से 9:30-10 से मेंटर अवेलेबल होते हैं कॉलिंग के लिए, और शाम तक अवेलेबल रहते हैं। तो स्टूडेंट को जब भी कभी लग रहा है कि मुझे बात करनी है, तो डायरेक्टली मेंटोर का नंबर डायल करेगा और मेंटोर पिक करेंगे, और तुरंत उनकी जितनी भी टाइम बात करनी है। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि चलो स्टूडेंट से आधा घंटा बात हो गई तो अब नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो यही फोकस है कि स्टूडेंट का डाउट रिजोल्व होना चाहिए, उसको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चाहे वो 2 घंटा हो चाहे वो 10 मिनट हो। और ऐसा नहीं है कि आज हमने किसी स्टूडेंट को समझाया और उसको वही डाउट 2 दिन बाद आया कि हम उस पर फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। जब तक स्टूडेंट को डाउट रिजोल्व नहीं होता, मेंटर उनको समझाएंगे, और 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद कभी भी मेंटर को कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आइडिया इज डाउट रिजोल्व होगा, टाइमली होगा, और कोई बाउंडेशन नहीं है स्टूडेंट पे। रजत, इसका एक और फीचर है जो कि मुझे बहुत भाता है, वो है पर्सनलाइज स्टडी प्लान का। जी। तो बस उस पर एक बार हम डिस्कस कर लेंगे 1-to-1 मेंटरशिप में जो है पर्सनलाइज स्टडी प्लान ये क्या है। क्योंकि हर स्टूडेंट, जैसे कि विकास जी भी बता रहे थे, सबका अपना अपना है, अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करना चाहता है। तो ये जो पर्सनलाइज स्टडी प्लान आप लोग बना के देते हो, ये कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट्स को कैसे देते हो? और इससे पहले कि आप जवाब दें, 1-2 क्वेश्चंस ले लेते हैं। जी सर। तो स्त्री का कहना है डेमो लेक्चर्स मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे सर। इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। जो स्टडी मटेरियल है वो इस हिसाब से लिखे गए हैं, चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, आप दोनों उसको पढ़ सकते हो। और इसके बाद ये है कि हार्ड नोट्स की कॉपी मिलेगी। तो देखिए, जो क्रक्स है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, चाहे पीपीटी हो या नोट्स हो या हैंड रिटन नोट्स हो, लेकिन जो बुक है उसकी आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो रजत, पर्सनलाइज स्टडी प्लान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये क्या है, इसको आप लोग कैसे देते हो स्टूडेंट्स को? देखिए राहुल जी, हमारा मानना ये है कि जो हर स्टूडेंट वो अपने आप में यूनिक है। तो हर स्टूडेंट का टाइम, पढ़ने की स्पीड, हर चीज़ अलग अलग है। तो हम जो स्टडी प्लान बनाते हैं, जैसे आपने बात की पर्सनलाइज स्टडी प्लान, तो पर्सनलाइज का मतलब ही ये है कि जो स्टूडेंट है उसी को लेके, उसी को ध्यान में रख के हमने वो स्टडी प्लान बनाया है। तो पहले मेंटोर जो है स्टूडेंट से बात करते हैं, उनको समझते हैं कि स्टूडेंट के पास कितना टाइम है, उनका बेसिक ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में रही है, उनको किस सब्जेक्ट में कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो कितना टाइम दे सकते हैं। देन हम स्टूडेंट को जान के, जो कि हमारा एक प्रोग्राम है परिचय, तो उसके थ्रू हम स्टूडेंट को जानते हैं, स्टूडेंट मेंटर को जानता है। फिर हम स्टूडेंट की चीज़ों को मेंशन करते हैं कि हाँ, स्टूडेंट पे इतने आवर्स हैं, 8 घंटे हैं, 6 घंटे हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, पर्सनल स्टडी प्लान बना के देते हैं, जिसमें रिवीजन का कंपोनेंट भी होता है, क्लास का कंपोनेंट भी होता है, नोट्स का भी कंपोनेंट होता है, जिससे कि स्टार्टिंग के डे 1 से ही स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और जहाँ तक कि इंटरव्यू भी सब कुछ कहीं ना कहीं इंक्लूडेड रहे। तो थैंक यू रजत, मेंटरशिप के फीचर्स को इतनी अच्छी से समझाने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को। थैंक यू। विकास सर, आपकी पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक बार ये जो अगला फीचर है, हैंड रिटन क्लास नोट्स, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो सर, आज के टाइम में तो चीज़ें जो है डिजिटल मूव कर गई हैं, तो वर्ड और फिर ये हैंड रिटन पे क्यों आ रहे हैं हम लोग? देखिए, एक तो 2 इसको तरीके से लेते हैं। एक तो ह्यूमन नेचर, बचपन से ही हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमारे क्लास में वो बच्चा जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, हम उसकी नोट्स में चाहते थे कि ज़ेरॉक्स करा लें, उसकी नोट्स ले लें। तमाम तरीके हम पहले भी करते थे। दूसरी बात की है कि ये देखिए कि नोट्स लिख कौन रहा है। वो नोट्स वो व्यक्ति लिख रहा है जिसका न सिर्फ एग्जाम पे कमांड है, बल्कि सब्जेक्ट वो समझता है। हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक लोग हैं जो नोट्स लिखते हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो नोट्स लिख रहा है इस स्तर पे, और जिसे कहते हैं ना कि एक या 2 लाइन या 3 लाइन की बात नहीं होती है, ठीक है, बात टोटल ओवर कॉन्सेप्ट समझने की होती है। कोई व्यक्ति जो सारगर्भित तरीके से चीज़ों को आपके सामने लिख के रख देगा, या वो भी इतने अच्छे तरीके से कि आपको लगे कि आप ही नहीं, आपके किसी मित्र ने नोट्स बनाई है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। तो अभी किसी ने पूछा था कि हार्ड कॉपी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी आपको बिल्कुल, मैं देख रहा था, प्रश्न देख रहा था, सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल आपको मिलेगी। आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं उससे। विकास सर, हैंड राइटिंग
लेजिबल रहेगी, पढ़ सकते हैं या क्या है? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो हमारे ब्रोशर में भी कुछ सैंपल्स में आप देख सकते हैं, जो सैंपल में दिख रहा है वैसी नोट्स रहेंगी। और तमाम आपके पास अगर आप थोड़े भी एक्टिव है तो बहुत साधन है ये देखने के कि स्टडी आईक्यू के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी स्तर, उनकी क्वालिटी क्या है। देखिए हम सब सालों से इस फील्ड में और बहुत जगह के मटेरियल को देखा, और कंपेयर करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन जब कोई क्वालिटी आपके सामने से गुजरती है तो जैसे कि आप मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कान देख सकते हैं, मुझे पता है कि किस क्वालिटी के कितनी अच्छी तरीके से नोट्स हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं सर। ठीक है, थैंक यू विकास Thank you, सर। बांके सर आ जाइए प्लीज। बांके सर, ये वाला आपके लिए स्पेशल फोकस ऑन बिहार टॉपिक्स, तो आप बिहार से ही हैं, तो ये स्पेशल फोकस कैसे देने वाले हैं? सर ये बिहार स्पेशल टॉपिक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप बीपीएससी का मेंस का खास करके सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस तो कुछ कहता नहीं है, वो तो बस ऐसे इकोनॉमी ऑफ बिहार, हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडिया ऐसे करके लिख देता है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि अब 68th बीपीएससी तक हो चुका है, तो 68 से पहले तक का जो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप उसके लिए अलग से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सवाल आपसे हिलेगा नहीं, क्योंकि आपको ऊपर ऊपर की जानकारी तो होती है लेकिन अंदर की जो जानकारी है वो आपको नहीं होती है। तो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स पर हमारे लिए स्पेशल फोकस है। आप जब शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल में भी देखेंगे कि बिहार का हिस्ट्री के लिए अलग से है, बिहार का इकोनॉमी के लिए अलग से है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंडिया का इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं और उसी में बोल देंगे कि हाँ भाई बिहार का एग्रीकल्चर का भी यही समस्या है, उसी में लपेटा नहीं जाएगा, अलग से आपको बताया जाएगा, जिससे कि जब आपके लिए बिहार स्पेसिफिक प्रश्न आए तो आप सटीक उसका आंसर दे सकें। ठीक है, थैंक यू बाके सर बताने के लिए इस फीचर को। तो पवन सर, आप होमवर्क करते थे क्या? और अभी आज ये टाइम है कि आप बच्चों को होमवर्क देते हो। तो पवन सर, ये छठा फीचर क्या है? डेली होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस आफ्टर ईच एंड एवरी लेक्चर। सर होमवर्क जो है, डेली होमवर्क, जैसे हम लोग का जो पेड बैच चलता है, तो हर क्लास के बाद जो है आपको जो है आपके एप्लीकेशन पर जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेंस और पीटी दोनों के लगभग मिल जाएंगे, और वहाँ पर आपको होमवर्क दिया जाएगा। आप उस, जैसे मेंस का क्वेश्चंस मिल गया, आप उस क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग करेंगे, और वो आंसर राइटिंग आपको एक मेल आईडी मिलेगी, मेल आईडी के थ्रू आप जो है उसको सबमिट करेंगे। हमारी जो टीम है वो आपकी कॉपी चेक करती है, आपने जो होमवर्क किया है कितना सही है, कितना गलत है। तो ये हमारे डेली होमवर्क आपको पर डे कराया जाएगा। इससे आपकी देखिए मेंस की आंसर राइटिंग स्किल डेवलप होगी। और उसके अलावा देखिए, जब लेक्चर हमारा समाप्त होगा, लेक्चर जैसे समाप्त होगा, आपको आपके एप्लीकेशन पर ही क्या मिल जाएगा, क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे, आपके पीटी के जो क्वेश्चन मिल जाएंगे वो प्रैक्टिस सेट के लिए। इसके अलावा आपका मॉड्यूल टेस्ट भी कराया जाता है। तो ये हमारा होमवर्क और जो है क्वेश्चंस आपको जो है लेक्चर्स के बाद प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, थैंक यू पवन सर इन फीचर्स को बताने के लिए। आगे मूव करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स सेक्शंस, तो सर ये क्या चीज़ है वीकली करंट अफेयर्स? करंट अफेयर का रोल तो भाई, बिना करंट अफेयर का तो भाई बीपीएससी निकालना तो भूल ही जाओ, चाहे वो आपका पीटी हो या फिर मेंस हो। पीटी में देखोगे तो लगभग जो है 30 प्लस जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, 30 प्लस होते हैं। और फिर मेंस में आपका जो जीएस का पेपर है, अब कुछ भी अगर मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, सबको करंट से रिलेट करके आपको करना देखना पड़ेगा। अब जैसे हम अर्थव्यवस्था का उदाहरण ले लेते हैं, अर्थव्यवस्था में अब क्या चेंजेस आ रहा है, तो करंट वाली घटनाओं को लेकर के चलेंगे। तो फिर इसी तरीके से आपने देखा कि बीपीएससी में सर 68 से एक बहुत चेंजेस लाया गया है कि एसए का पेपर जोड़ दिया गया है और एसए 300 नंबर का कर दिया गया है। ऑप्शनल पेपर को जो है क्वालिफाइंग कर दिया गया है, और एसए जो है करंट या समसामयिक मुद्दों पर पूछे जा रहे हैं। और इसलिए आपको वीकली जो है करंट अफेयर की क्लास जो है स्पेशल लगाई जाती है, ताकि आपका एसए भी कंप्लीट होता रहे, जीएस भी कंप्लीट होता रहे। जीएस में आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए। थैंक यू पवन सर इन फीचर्स को इतने अच्छे से बताने के लिए। तो पवन सर, जैसा कि जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर नहीं दिया, लेकिन पवन सर जब छोटे थे तब वो होमवर्क करते थे, आप लोगों को भी करना चाहिए। और आज जो स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं
वो बच्चे भी करते हैं। तो इसके बाद के जो फीचर्स हैं उनको समझने के लिए पीयूष सर को एक बार बुला लेते हैं। पीयूष सर प्लीज आ जाइए। तो पीयूष सर ये मॉड्यूल वाइज टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन ऑफ ईच मॉड्यूल, ये मॉड्यूल क्या है, हम मॉड्यूल किसको बोल रहे हैं इसमें? सर मैं उससे पहले एक बात और बोलना चाहूँगा बिहार फोकस वाली बात पे, कि आप देखिए कि ऑप्शनल 68 से, जैसे आपने पवन सर ने बताया कि 68 से काफ़ी चेंज आया है, तो ऑप्शनल को हटा दिया गया है और एस्से में एक प्रोवर्बियल एस्से को डाल दिया गया है। अब अगर आप सोच के देखिए तो मान लीजिए एक तमिलनाडु का लड़का है, वो फिजिक्स से बिहार का एग्जाम देता है, तो वो आपको ऑप्शनल में हाई स्कोर लाके बिहार के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता था, लेकिन अब तो ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया गया है। इसका मतलब बीपीएससी क्या खोज रही है कि बिहार के बच्चे जनरली आपको बिहार में काम करें। अब प्रोवर्बियल एस्से भी डाला गया, लुकोक्तियां जैसे आप बोल सकते हैं, तो वो बिहार के बच्चे ही समझ पाएंगे। वो अगर आपको मान लीजिए अब मध्य प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं और आपको कर्नाटक के बच्चे आ रहे हैं, तो जनरली वो उसे नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कि बीपीएससी इनडायरेक्टली कह रही है कि अगर आपके आंसर्स में बिहार फोकस डेटा, बिहार फोकस मटेरियल नहीं रहा, तो हम आपको उतना मार्क्स नहीं देंगे। तो ये समझ हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्टली ये नहीं बोल सकती है कि मध्य प्रदेश के बच्चा या कोई भी, मतलब भारत का कोई भी और प्रदेश का बच्चा आपको वहां पे आए या ना काम करे, वो असंवैधानिक हो जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली बोल रही है बिहार के बच्चों को कि आपको, बिहार के बच्चों को हम प्रेफरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि आपको बिहार के बारे में जानना होगा, समझना होगा। आप यहाँ काम करना जानते हैं, तो आप बिहार के बारे में अगर नहीं समझते हैं तो फिर आपको हम उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो इस बात को याद रखिए कि बिहार फोकस मटेरियल होना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर सर आपने पूछा ना मॉड्यूल वाइज टेस्ट, तो सर जैसे मानिए हमने कोई आपको चैप्टर कंप्लीट किया, किसी भी टीचर ने, वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, तो उस चैप्टर को लेके अगर उस चैप्टर पे आपका कमांड हुआ है कि नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उस चैप्टर को लेके जो भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, उसमें हम पुराने बीपीएससी के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमें लगता है जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी लाएगा, उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। तो बेसिकली ये हमारा जरिया रहेगा ये अश्योर करने का कि आपको जो पढ़ाया गया है वो आप ठीक से समझे हैं कि नहीं समझे। तो शायद पीयूष जो ये मॉड्यूल वाइज टेस्ट है ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे एग्जैक्टली सर। पढ़ने के लिए तो आप कितनी भी चीजें पढ़ते जाइए, लेकिन पढ़ने के बाद वो चीजें साफ हो जाती हैं अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करो तो पीयूष आपसे हम आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पीयूष ने हमसे बात करी थी एस्से की। तो एस्से के लिए हमारे बीच में एस्से एक्सपर्ट आ चुके हैं, अजय अनुराग सर आ चुके हैं। तो अजय अनुराग सर के बारे में इनका इंट्रोडक्शन क्या ही दें, जो लोग देख रहे होंगे इनके बारे में जानते होंगे। अजय सर आ जाइए, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं बड़ी देर से। तो अजय सर, पीयूष ने एस्से की बात करी थी, तो एस्से के बारे में बात करने के लिए आपसे बेहतर व्यक्ति कौन ही हो सकता। तो सर एस्से की प्रॉब्लम को कैसे देखा जाए, कैसे सॉल्व करा जाए? हाँ, मैं अभी बिहार में ही था, वहाँ ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो मैंने भी ये चीज़ महसूस की कि एक बड़ी समस्या एस्से की है। और चूंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है बीपीएससी में, तो बहुत लोगों को परेशानी हुई, क्योंकि एस्से लिखने की कोई प्रैक्टिस नहीं है और मेरे ख्याल से स्कूल के दिनों के बाद से आपने एस्से लिखा भी नहीं होगा। और एस्से का जो स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल यूपीएससी लेवल का है। अगर आप सबने देखा होगा, जिन लोगों ने मेंस दिया है उनको तो पता है, और जिन्होंने नहीं दिया है अगर वो पेपर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि जनरली जो स्टेट लेवल में एस्से के टॉपिक होते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एस्से है, लेकिन वहाँ निबंध के टॉपिक इस तरह से नहीं होते। और आप सबको पता होगा, मैंने वहाँ देखा कि चेयरमैन जो है उनका भी ये कहना है कि मैं धीरे धीरे बीपीएससी का स्टैंडर्ड यूपीएससी के लेवल पे करने जा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि आप सब इसको टारगेट करें और अभी से ही एस्से राइटिंग की प्रैक्टिस करें। और मैंने वहाँ क्लास भी ली पहली बार पटना में। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि एस्से के लिए या बीपीएससी के लिए गाइडेंस की एक बहुत बड़ी समस्या पटना में है। जो संस्थान या जो चीज़ें हैं वो उस लेवल से वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती। तो मैं कहूँगा कि स्टडी आईक्यू पे जो ये शुरू हो रहा है अपना बीपीएससी का, इसको आप जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको हर सब्जेक्ट के अच्छे फैकल्टीज़ हैं और जो एक्सपर्ट आपको चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं। एस्से के लिए मैं यहाँ अवेलेबल रहूँगा, और एस्से के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हर वीक, हर सप्ताह एक एस्से लिखें। दूसरी बात ये कि एस्से लिखने की एक शैली होती है, एस्से एक लिटरेचर का पार्ट है, साहित्य की विधा है। और आप किसी भी विषय पे लिखें, चाहे इकोनॉमिक टॉपिक हो या सोशल, कल्चर, साइंस टेक से हो,
इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हो, किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिखें, लेकिन ऐसे का जो अप्रोच है, अगर उस अप्रोच से आप नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ऐसे का अप्रोच क्या है? ऐसे का अप्रोच है कि आप जिस भी विषय पे लिखें उस विषय में आप इंटरेस्ट डेवलप करें। आपकी जो राइटिंग हो बहुत रोचक होनी चाहिए कि पढ़ने वाला जो है वो एक बार में उसको पढ़े, और पढ़ने के बाद ऐसे की सबसे खास बात ये होती है कि उसका एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए पढ़ने वाले पे, पाठक पे, और एक वो एक प्रभाव लेकर जाए कि इस ऐसे को हमें क्यों पढ़ना जरूरी था। जनरली एक सिंपल एक अप्रोच, जनरल अप्रोच ये लगाया जाता है कि जो हमने जीएस में पढ़ा है उसी को ऐसे में लिख देना है, लेकिन ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है, इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ऐसे के जो टॉपिक हैं वो भी ये बताते हैं कि आपके अंदर एक राइटिंग स्किल होनी चाहिए, यानी कि आपको विभिन्न विषयों के बारे में एक बहुत मौलिक सोच होनी चाहिए। और मौलिक सोच का मतलब ये है कि उस विषय को प्रेजेंट करने का एक तरीका आपका एक बहुत सुलझा हुआ और बहुत रोचक होना चाहिए। तो ये चीज़ें तब आएंगी जब आप लिखेंगे। ऐसे के दो हिस्से हैं, दो उसका पार्ट है, एक तो उसका कंटेंट है और दूसरा है प्रेजेंटेशन। तो एक उसका जो कंटेंट का पार्ट है उसके लिए आप अभी से ही इकट्ठा करें, वीकली प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आएंगी। और जो प्रेजेंटेशन का पार्ट है वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, चाहे वो भाषा की, व्याकरण की गलती हो, विराम चिन्हों की गलती हो, ऐसी बहुत सारी गलतियां मैंने देखी वहाँ। और आप समझते हैं कि ऐसे काम चल जाएगा, इसी सामान्य जनरल अप्रोच से काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। और 300 मार्क्स का है, आप समझ सकते हैं कि जीएस में अमूमन सबको ऑन एन एवरेज एक तरह के मार्क्स मिलते हैं। तो एक बहुत डिसाइडिंग होने वाला है ऐसे का पेपर, निबंध का पेपर, और ये तभी आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में होंगे। तो आप हर वीक ऐसे लिखें। मैं भी आपको अपनी तरफ से आगे चलकर टॉपिक अवेलेबल कराऊंगा, और संभव हुआ तो हर वीक एक ऐसे पे हम लोग फॉर्मेटिंग भी करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। तो इस तरीके से आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू अजय सर, इतना डिटेल में बताने के लिए और समय निकालने के लिए हमारे लिए। थैंक यू, गुड बाय। तो दोस्तों, अजय अनुराग सर आए थे, तो इसी पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। क्लासेस होती हैं, क्लासेस में आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अजय अनुराग सर के साथ ही कुछ दिनों पहले कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक चीज़ निकल के ये आई थी कि इस क्लास के दौरान जो टीचर्स आपको टीचिंग के अलावा जो बाकी चीज़ें बताते हैं वो लाइफ लॉन्ग आपको मैटर करेगी। यहाँ पे आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें मिलेंगी सुनने को, छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जो आपके लाइफ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगे। इनफैक्ट इस टाइम पे यदि जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं और जो भी लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, यदि रेट्रोस्पेक्टिवली आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी टीचर ने आपको एक ऐसा गुरु मंत्र दिया था जिससे आपकी जो लाइफ है, जो पूरी की पूरी लाइफ है, वो सुलझ गई है। तो हमारे साथ अजय अनुराग सर जैसे ऐसी फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, जो न केवल एकेडमिक के लिहाज से आपको चीज़ें बताएंगे, बट कुछ ऐसे गुरु मंत्र भी देंगे जिससे आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो और जो आपका लाइफ है सुलझ जाए, आप लाइफ में भी अच्छा करेंगे। क्योंकि लाइफ जो है इस एग्जामिनेशन तक ही सीमित नहीं रहती है। जो आपकी लाइफ है, इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद भी चलती रहेगी। यदि अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं भी होता है तो भी आपको इस दुनिया में उतरना है, इस दुनिया को फेस करना है। तो जो इन क्लासेस के दौरान जो आपके कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा वो न केवल आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, बाकी लाइफ लॉन्ग इसकी जो लर्निंग्स आपको क्लासरूम में मिलेंगी वो आपके साथ चलती जाएंगी, और आप यकीन मानिए ये चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो चलिए बाकी फीचर्स को फटाफट एक बार फिर से समझ लेते हैं। पीयूष सर प्लीज आ जाइए। तो पीयूष सर हमने यहाँ पे छोड़ा था, तो इसके बाद फटाफट इन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर लेते हैं। अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, सर ये क्या चीज़ें हैं? सर इस पे हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, फिर से भी आप बता दे रहे हैं कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी लाइव क्लासेस होता है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है, ताकि आपके पास एक डेटाबेस बना रहे कि ये क्लास हमने किया था, वो हम उसको बाद में रिवीजन भी कर सकते हैं। और आप इसको बस रिवीजन के लिए एक बात मत समझिएगा। कितनी बार क्या होता है कि हमने जो क्लास में पढ़ा होता है, बस 10 मिनट का कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया होता है। वो 1.5 घंटे क्लास में हमें शायद मैक्सिमम चीज़ समझ में आ गया, लेकिन कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया। तो उसको उसी समय जाकर अगर हम लोग देख लेंगे, मतलब थोड़ी देर बाद जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो फिर आपको वो पूरा क्लास आपको समझ में आता है। तो ये समझिए एक ब्रिज भी आपके लिए कि आपका कॉन्सेप्ट आपने पूरा ठीक से समझा है कि नहीं समझा है, उस प्रोसेस में भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है पीयूष सर,
विकास सर आ जाइए, कुछ टॉपिक्स आपके रिलेटेड मेरे को दिख रहे हैं। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मेरे को दिख रही है, तो ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है सर आज के टाइम में इस एग्जामिनेशन को लेकर? देखिए, हमारे रास्ते में अगर बाधाएं नहीं आएंगी, वो कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और जब तक आप बहुत से अभ्यासों से, प्रयासों से और बाधाओं से नहीं गुजरेंगे, आप अपने एक सुगम्य करियर की तलाश आप नहीं कर पाएंगे। तो तमाम बाधाएं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर शुरुआत ही हमने की थी अभिमन्यु के उदाहरण से, तो अभिमन्यु के उदाहरण जब हम लोग शुरुआत की थी तो वहाँ पे हमने ये डिस्कशन किया था कि ओवरऑल दिक्कत क्या थी कि जो प्रैक्टिस थी, जो जहाँ पे भेदने की, चक्रव्यूह भेदने की जो कला थी, बहुत प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे, ठीक है। और जो अर्जुन की बात जो सर ने बताया था कि मछली, पहले तो चिड़िया की आंख से लेके मछली की आंख तक का जो सफर था अर्जुन का, वो सफर सिर्फ और सिर्फ अभ्यासों का सफर था। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंस मुझे लगता है किसी भी परीक्षा में टेस्ट सीरीज से या जो प्रश्नोत्तर में मिलते हैं उनसे बेहतर चीज नहीं हो सकती कुछ सर। सर इसके बाद स्टैट्स का क्या इंपॉर्टेंस है बिहार के एग्जामिनेशन में लेके, जस्ट एक ब्रीफ सा दे दीजिए। हाँ, स्टैट्स को लेकर देखिए, होता क्या है कि ये एक वो टॉपिक है ना जो कि बहुत र्यूमर्ड टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत से लोग तमाम ज्ञान देते हैं। पर मैं आपको बताऊं, एक तो चूंकि हमने कोर्स में डिस्कस कर रहा है कि स्पेशल क्लास स्टैटिस्टिक्स पे देंगे, जो अमूमन लोग नहीं देते हैं। उस क्लास पे पूरी कोशिश ये रहेगी कि स्टैट्स, चूंकि स्टैट्स के साथ बात क्या थी कि उसमें बहुत वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। अगर आप प्रश्न वाइज देखेंगे तो बहुत वेरिएशन नहीं है, बहुत सिंपल सा साधारण सा लॉजिक है जिसको आपको वहाँ पे क्लासेस में बताया जाएगा, जिसको आपको एग्जाम के दौरान करना रहेगा। तो बहुत इस पर मुझे लगता है कि बहुत घबराने जैसी वाली कोई बात नहीं है। मैं बता दूं कि जब मैं बीपीएससी के पहली बार पेपर दिया था, उस समय इसको लेके बहुत हुआ था कि स्टैट, लेकिन जब मैंने दिया मेंस के बाद, जब ये क्लियर हुआ कि ये कोई बहुत वैसा चीज है नहीं स्टडी आईक्यू में, इसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल कंफर्म रहेगा इसमें। और विकास सर अंत में इस पे आ जाते हैं, 7 बुक्स स्पेसिफिक फॉर बिहार पीएससी। हाँ जी, मैं बता दूं किताब कौन कौन सी रहेंगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, एंशिएंट मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और कला एवं संस्कृति की एक क्लब्ड किताब रहेगी। उसके अलावा इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था की किताब रहेगी, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब रहेगी, साइंस या साइंस टेक कह सकते हैं आप, तो विज्ञान और तकनीक की किताब रहेगी, और इसके अलावा जो 7वीं किताब रहेगी वो बिहार स्पेशल रहेगी। तो सर हमारी 7 किताबें रहेंगी। प्रॉपर अच्छे कालक्रम क्रोनोलॉजी के हिसाब से किताबों को व्यवस्थित किया गया है। हर वो तर्क और हर वो पॉइंट और फैक्ट जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछना चाहता है या पूछता है, वो उसमें हमने समाहित किया हुआ है सर। तो इसके मेन फीचर्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया विकास सर। एक कंप्लीट पैकेज है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी चीजें हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है, अनइंटरप्टेड प्रिपरेशन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने की वजह से चाहे बारिश हो चाहे बाढ़ आए कुछ भी है, आपकी तैयारी चालू रहेगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टडी आईक्यू के जो कोर्स हैं, जो बाकी स्टडी मटेरियल है या यूट्यूब चैनल है, इसको काफी लोग मानते हैं, जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक कोटेशन है कि सक्सेस इज द फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ, ठीक है। हमारा स्टडी आईक्यू में काम आपको सर्वश्रेष्ठ तरीके से मार्गदर्शन देने का है, लेकिन मेहनत आपको करनी है हमेशा। वो कोई समय नहीं रहेगा कि हम हमेशा, मतलब हर समय हर पल हम उपस्थित रहेंगे आपके मार्गदर्शन के लिए। फैकल्टीज, मेंटोर्स, टीचर्स सब अवेलेबल रहेंगे, लेकिन बात क्या चीज़ है, छोटी सी बात की, आपका प्रयास, जो आपका खुद का प्रयास है, वो लगातार अक्षुण्ण रहे, वो लगातार बना रहे। तो अपना प्रयास आप जारी रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो और इसके बाद एक और फीचर है जो कि ग्रुप मेंटोरशिप का है। तो ग्रुप मेंटोरशिप में यहाँ पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको भी हम लेके आते हैं, और जो हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं या जो हमारे एक्सपीरियंस मैनेजमेंट रोल में लोग हैं, वो आपको एक गाइडेंस देते हैं। ये हमारा शेड्यूल है, और ये जो शेड्यूल है ये आप वेबसाइट पे भी है हमारे, और हमारे ऐप पे भी है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में आपको एक प्लानर मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, वो सब आपको प्रोवाइड है। और दोस्तों अंत में आ जाते हैं हमारी पूरी टीम ने। विकास सर प्लीज आ जाइए, बांके सर, पवन सर, पीयूष सर। तो साथियों, हमारी पूरी टीम ने, हमारी तरफ से हमने पूरा एफर्ट डाला है कि आप सभी को एक अफोर्डेबल एजुकेशन मिल सके, एक्सेसिबल एजुकेशन मिल सके।
आप सभी को ये एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहाँ पे आप कहीं से भी हों, किसी भी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से हों, किसी भी सिटी को बिलोंग करते हों, आप अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी तरफ से एक एफर्ट कर सके। तो साथियों, हमारी तरफ से ये गाइडेंस आपको हमारे कोर्स के साथ भी रहेगा और यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे वैसे भी जुड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा है, उसमें ज़रूर सफलता पाए। और दोस्तों, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ और इसी गुड विशेस के साथ कि आपका लाइफ में जो कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने का सपना है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आप कोई और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप वो ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और जो कोर्स की हमारी बाकी डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। और इस प्रोग्राम से, इस शो से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।